हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, उत्तराखंड वन लाइनर की महा सीरीज में एक बार फिर से मैं आनंद मेरा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, शाम का बज चुका है 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो हमारी डेली सीरीज चली है 200 वन लाइनर क्वेश्चन वाली, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। यदि साथियों आपको हमारे इस सीरीज के पिछले पार्टों से अवगत होना है तो हमारे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, ये सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है यूके SSS यूके PSC एग्ज़ाम के लिए। तो पिछले पार्ट यदि आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो जो रोज़ाना 8 बजे हम क्लास लाते हैं वो सारी प्लेलिस्ट में हमारे लेक्चर हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला के विकास की 3 मुख्य शाखाएं कौन सी? तो पहाड़ी चित्रकला को एक नया मुकाम दिया इन 3 शैलियों ने। तो वो 3 शैलियों की शाखाएं आपको बतानी है। बसोहली, कांगड़ा व गढ़वाली शैली, ऐसी शैलियाँ थी साथियों। ये 3 ऐसी शाखाएं थी जिन्होंने पहाड़ी चित्रकला को एक नया मुकाम दिया। गढ़वाली शैली को एक नया नाम दिया साथियों मौलाराम जी ने। मौलाराम की चित्रकारी से आप लोग सारे अवगत हो साथियों। मौलाराम जी चित्रकारी के साथ साथ एक रचनाकार भी थे और मौलाराम के चित्रों को देश विदेश में नाम दिया, देश विदेश में पहचान बनाई बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। दूसरा सवाल, गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज बैरिस्टर मुकुंदलाल ने की। मोरप्रिया चित्र किस प्रारंभिक अवस्था चित्र? मोरप्रिया जो चित्र है वो किसका चित्र है? तो मोरप्रिया चित्र जो है वही मौलाराम जी का चित्र है जो उनके द्वारा गढ़वाल शैली में बनवाया गया था। गढ़वाल शैली की चित्रकला के सूत्रपात कौन थे? साथियों, गढ़वाल शैली की जो चित्रकला के सूत्रपात थे वो थे हीरालाल जी, जो मौलाराम के वंशज थे। तो हीरालाल जी ही उत्तराखंड में आए थे साथियों और उनने ही इस शैली में चित्रकला को आगे बढ़ाया और चित्रकला के सूत्रपात हम हीरालाल को मानते हैं जो मौलाराम जी के वंशज थे। अगला है, मौलाराम तोमर गढ़वाली शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक माने जाते हैं। मौलाराम के बाद जो गढ़वाली शैली के चित्रकार हुए यानी मौलाराम के जो वंशज हुए आगे के, उनमें थे ज्वालाराम व शिवराम। दंपति चित्र में मौलाराम ने किसको उकेरा गया था? यानी दंपति चित्र में मौलाराम जी के द्वारा प्रद्युम्न शाह और उसकी रानी का चित्र बनाया गया है। अगला है, चंद्रमुखी का चित्र मौलाराम द्वारा बनाया गया। तो चंद्रमुखी का चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? मौलाराम के द्वारा। 13 चित्रों की जो चित्रकला है साथियों वो चित्रकार चैतू ने किया था। तो आपको पता होना चाहिए 13 चित्रों की रुक्मणिहरण माला का चित्रांकन चित्रकार चैतू ने किया था। चैतू कौन था साथियों? मौलाराम का आगे आने वाला वंशज था। आते हैं साथियों, तो आपको पता होना चाहिए रुक्मणिहरण माला किसकी चित्रकारी है? तो वहाँ पे मौलाराम भी ऑप्शन में होगा। तो आपको जाना है चैतू पर। चैतू ने कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त की थी। तो आपको याद होना होगा चैतू जो है एक ऐसा चित्रकार था तो कृष्ण लीलाएं के चित्रण में उनकी ख्याति प्राप्त थी। चैतू अपने बनाए गए चित्र के पृष्ठभाग पर हमेशा हस्ताक्षर करता था। तो चैतू द्वारा जो भी चित्रकारी करी जाती थी, बनाई जाती थी, वो उसके पिछले भाग पर हस्ताक्षर अपने साइन जरूर करता था। तो मणिराम बैरागी किस समय का चित्रकार था? मणिराम बैरागी भी चैतू के समय का चित्रकार था। अगला है साथियों, आंख मिचोली का रंगीन चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो आंख मिचोली का रंगीन चित्रांकन किया गया था माणकू के द्वारा। माणकू ने जयदेव रचित गीत गोविंद का चित्रण भी किया था 1730 ईस्वी में। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं साथियों। आंख मिचोली का जो रंगीन चित्रांकन किया था माणकू ने किया था और माणकू ने जयदेव रचित गीत गोविंद का भी चित्रण किया था 1730 ईस्वी में। चैतू व माणकू चित्रकार सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे। तो पंवार वंशी शासक सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार कौन थे? चैतू और माणकू। माणकू देवलगढ़ समीप रामपुर का निवासी था। अगला है साथियों, मोरप्रिया चित्र में पक्षियों का अंकन किया गया था। तो मोरप्रिया चित्र था तो उसमें पक्षियां ज़्यादातर दिखाई गई थी। तो मोरप्रिया चित्र लगभग पक्षियों से संबंधित था। और जो चंद्रमुखी चित्र था वो मौलाराम ने कविता भी लिखी है। तो चंद्रमुखी चित्र पर मौलाराम ने अपनी एक कविता भी लिखी है। तो अगला है साथियों, इसी चित्रकारी से संबंधित मौलाराम आर्ट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मौलाराम आर्ट संग्रहालय है श्रीनगर में।
नरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ पे है? तो नरेंद्र शाह संग्रहालय है नरेंद्र नगर में। कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय है टिहरी गढ़वाल में। और हिंडोला व मस्तानी चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो हिंडोला व मस्तानी चित्र का चित्रण किया था मोलाराम जी ने। तो ये चित्रकारी भी आपको याद रखने, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय है अल्मोड़ा जनपद में। मुकुंदी लाल जी का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मुकुंदी लाल जी का संग्रहालय है कोटद्वार में। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय है देहरादून में। गढ़वाली शैली पर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स एंड सम नोट्स एंड मोलाराम, ये सारे जो पुस्तकें थी उनने चित्रकारी जो मोलाराम जी ने की थी उन पर आधारित थी। जैसे गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये सारी जो बुकें लिखी गई थी, किताबें लिखी गई थी, मोलाराम के चित्रों पर लिखी गई थी और इसको लिखा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। तो साथियों ये चित्रकारी से संबंधित हो गए हमारे। एक और प्रश्न हम इसमें लाए हैं आपके लिए। ऐपण लोक चित्र का तात्पर्य किससे है? तो ऐपण जो कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा इसका प्रचलन है, तो ऐपण लोक चित्र का जो तात्पर्य है सजावट से है, शुभ अवसरों पर। ऐपण लोक चित्र मांगलिक व धार्मिक कार्यों में घर आंगन में बनाए गए सुंदर चित्र होते हैं। अगला साथियों, ऐपण को चौक, रंगोली और अल्पना नामों से भी जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ऐपण को किसके नाम से जानते हैं। ऐपण को हम चौक के नाम से भी जानते हैं, रंगोली के नाम से भी जानते हैं और अल्पना के नाम से भी हम ऐपण को जानते हैं। युवती मात्र का चित्र विभिन्न रंगों से देवी देवताओं का चित्रण होता है। तो युवती मात्र का चित्र में विभिन्न रंगों से देवी देवताओं का चित्र होता है। प्रकीर्ण चित्र में किसका छाप होता है, किसके हाथ के छाप होते हैं? तो प्रकीर्ण चित्र में कागज व दरवाजे पर हाथ के छाप लगाए जाते हैं। तो प्रकीर्ण चित्र में क्या होता है, एक वो टाइप का होता है, वहाँ पे हाथ का पूरा निशान छापा जाता है और कागज या दरवाजे में उस पूरे हाथ का छाप बना दिया जाता है। लक्ष्मी पौ चित्र किस अवसर पर लगाया जाता है? तो लक्ष्मी पौ चित्र दीपावली के शुभ अवसर पर घरों के दरवाजों पर माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह के रूप में हम लगाते हैं। थापा चित्र किस अवसर पर लगाया जाता है? तो थापा चित्र चावल पीसकर रंगों का प्रयोग मांगलिक शुभ अवसर पर लगाया जाता है। चावल पीसकर, जो चावल पीसकर उसके रंग निकाले जाते हैं उससे थापा चित्र बनाया जाता है। अगला सवाल साथियों, नत या टुपुक चित्र कहाँ पर यूज होते हैं? तो नत और टुपुक चित्र रसोई घरों की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, नत और टुपुक चित्र। तो साथियों चित्रकारी से संबंधित हो गए प्रश्न। अब कुछ ले चलते हैं आपको उत्तराखंड के कुछ सांस्कृतिक चीज़ों की ओर आपको अवगत कराते हैं। राज्य की प्रथम फिल्म का नाम बताइए और यह कब प्रदर्शित हुई और इसके जो थे नायक कौन थे और नायिका कौन थी? तो राज्य की प्रथम फिल्म थी साथियों जगवाल, गढ़वाली भाषा में बनी जगवाल थी, 1983 में प्रदर्शित हुई। जगवाल फिल्म के नायक थे पारेश्वर गौड़ जी और नायिका थी कुसुम बिष्ट जी। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। राज्य की प्रथम फिल्म है जगवाल, 1983 में प्रदर्शित हुई। इसके नायक थे पारेश्वर गौड़, नायिका थी कुसुम बिष्ट। सबसे सफल गढ़वाली फिल्म कौन थी और वो कब बनी? तो सबसे सफल गढ़वाली फिल्म थी साथियों घर जमै, जो 1985 में बनी। कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म कब थी? तो कुमाऊनी भाषा में भी पहली फिल्म बनी मेघा। भूकंप पर बनी राज्य की प्रसिद्ध फिल्म चक्रचाल थी। तो भूकंप पर राज्य में एक फिल्म भी बनी साथी, उस फिल्म का नाम है चक्रचाल। जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री कौन थी? तो जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री थी चलदा यात्रा। चलदा यात्रा ये क्या है, एक जौनसार क्षेत्र में जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उसका नाम चलदा यात्रा है। उत्तराखंड फिल्मों को हॉलीवुड नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड की जो फिल्में हैं साथियों, जैसे बॉलीवुड फिल्मों को, हिंदी फिल्मों को बॉलीवुड में जाना जाता है, साउथ फिल्म को साउथ में जाना जाता है और हॉलीवुड को हॉलीवुड में, वैसे ही उत्तराखंड की फिल्मों को हॉलीवुड के नाम से आना है, हॉलीवुड। राज्य की पहली ऑडियो कंपनी कौन थी? तो राज्य की पहली ऑडियो कंपनी थी के सीरीज। राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म कौन थी? तो राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म बनी समलौन। राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन था? तो जुम्पा जो था राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम था। कुमाऊं में होने वाली रामायण
उसका नाम क्या है? तो कुमाऊं में होने वाली रामायण अल्मोड़ा वॉली की है। कौतिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कौशिक शब्द का अर्थ है साथियों मेला। कौतुक शब्द का अर्थ क्या है? कौतुक शब्द का अर्थ है खेल तमाशा। काफल का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो काफल का वैज्ञानिक नाम है मायरिका मैगी। तो मैगी आप लोग जो खाते हो वैसे आप इसको कनेक्ट कर याद रखो। काफल जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? मायरिका मैगी। आप ऐसे कनेक्ट करके भी याद रख सकते हो। जब हम गए साथियों कहीं गए हम तो वहाँ पे काफल की पेड़ पे हम गए, तो जैसे काफल घर लाए हम, हमारे मैगी की कटोरी में वो काफल पड़ गया। तो मैगी का नाम, मैगी से आपका यह नाम कनेक्ट आ जाएगा, मायरिका मैगी। चीड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीनस रॉक्स बर्गी। पीनस रॉक्स वर्गी जो है चीड़ का वैज्ञानिक नाम, जिससे हमें लिसा प्राप्त होता है। बांज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बांज का वैज्ञानिक नाम है क्वेरकस इनकेना। क्वेरकस इनकेना बांज का वैज्ञानिक नाम है। रिंगाल का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो किमोना बमोसा फैल काटा। किमोनो बमोसा फैल काटा किसका वैज्ञानिक नाम है? रिंगाल का। भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनबिस सैटिवा है भांग का वैज्ञानिक नाम। ये वैज्ञानिक नाम आपके बहुत काम आने वाले, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न अवश्य बनेगा साथियों। 2004 में वेस्ट टूरिज्म बोर्ड के लिए राज्य को एक्सप्रेस गैलीलियो पुरस्कार मिला था। तो राज्य को एक्सप्रेस गैलीलियो पुरस्कार कब और किसके लिए मिला था? 2004 में वेस्ट टूरिज्म बोर्ड के लिए। अगला सवाल, 2007 में सौर ऊर्जा में अग्रणी रहने के लिए राष्ट्रपति जी ने उत्तराखंड को पुरस्कार दिया था। तो राष्ट्रपति जी ने ऊर्जा में अग्रणी रहने के लिए उत्तराखंड सरकार को कब पुरस्कृत किया था? 2007 में। ये तिथि आपको याद रखनी है। एक उत्सव साथियों उत्तराखंड में काफ़ी जाना माना है और इससे सवाल आपका बनता है, वो लेकर हम आपके लिए आए हैं ताकि इससे आपका भी प्रश्न ना छूटे। वह उत्सव है हमारा रम्माण उत्सव। रम्माण उत्सव हम इसमें क्यों लाए हैं? क्योंकि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इस रम्माण उत्सव को सम्मिलित किया गया है। तो इसीलिए हमें यह रम्माण उत्सव जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह रम्माण उत्सव ऐसा है जिसमें जो है वाद विवाद कुछ नहीं होता। मुखौटा नृत्य भी हम इसको कहते हैं, यानी मुखौटे से ही इसमें पूरा होता है। कुछ भी इसमें जैसे हम कई नाटक में बोलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए इसके बारे में जानते हैं। रम्माण उत्सव है साथियों हमारा चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलुड़ गांव में अप्रैल महीने में मनाया जाता है। सलुड़ गांव में कब मनाया जाता है रम्माण उत्सव? अप्रैल महीने में। कहाँ पे? चमोली के जोशीमठ में। रम्माण उत्सव कितने दिन तक लगता है? तो रम्माण उत्सव लगता है 11 से 13 दिन। रम्माण उत्सव के जो पात्र होते हैं वो क्या लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। तो रम्माण उत्सव में मुखौटा लगाकर जो है पूरा मुखौटा लगाकर रामायण के प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। अगला है रम्माण उत्सव में मुखौटे के 2 रूप हैं, उन 2 रूपों को बताइए। एक है साथियों धूपंतर जो देवताओं के मुखौटे हैं, एक है खलियारी जो मनोरंजन मुखौटे हैं। रम्माण उत्सव में ढोल दमाऊं और वाद्य यंत्र इनका प्रयोग होता है। और आपको बता दें साथियों इस रम्माण उत्सव में कोई भी संवाद पात्रों के द्वारा नहीं होता है। अगला सवाल साथियों, पूरी रम्माण में कितने मुखौटे यूज में होते हैं? तो पूरी रम्माण जब तक कार्य लगती है साथियों, जब तक वो पात्र जो है अपना जारी रखते हैं, 18 मुखौटे वहाँ पे होते हैं। रम्माण उत्सव में माल मल्ल युद्ध नृत्य होता है जो स्थानीय लोगों और गोरखा के बीच युद्ध का वर्णन करता है। तो रम्माण उत्सव में साथियों माल मल्ल युद्ध नृत्य होता है जो हमें याद दिलाता है गोरखा शासन की, गोरखियाली शासन की, जो क्रूर शासक थे साथियों, उस शासन की याद हमें यही रम्माण उत्सव याद दिलाता है, जिसे माल मल्ल नृत्य युद्ध नृत्य हम कहते हैं। रम्माण उत्सव में एक हास्य नृत्य भी होता है, उसका नाम बताना है आपको। तो रम्माण उत्सव में कुरु जोगी करके एक हास्य नृत्य भी होता है साथियों। अब बात आती है तिब्बत व्यापारियों पर आधारित भी यहाँ पे कोई नृत्य पेश किया जाता है कि हाँ, बनियाल करके एक नृत्य इस उत्सव में पेश किया जाता है जो तिब्बती व्यापारियों पर आधारित है, हुणिया व्यापारियों पर। रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर में घोषित किया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया था। अगला सवाल है रम्माण उत्सव को विश्वविख्यात करने का श्रेय किसको जाता है? तो रम्माण उत्सव को विश्वविख्यात किया था साथियों
कुशल सिंह भंडारी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपको ये टिक करना पड़ेगा। तो साथियों हमने आई होप आपको पूरी जानकारी दे दी रामायण उत्सव की। आप लोग बार बार देखिएगा, नोट करें साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यह सवाल हो सकता है। खासकर आप लोग ये याद रखो कि 2 अक्टूबर 2009 को इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। अब लास्ट टॉपिक है हमारा नंदा राजात यात्रा। नंदा राजात यात्रा से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसकी ओर आपको ले चलते हैं। नंदा राजात यात्रा जो है गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, हम लोग सारे जानते हैं। यह यात्रा 12 वर्षों के अंतराल के बाद हमारे उत्तराखंड में लगती है। पहली नंदा राजात यात्रा कब लगी? तो 1905 में पहली नंदा राजात यात्रा लगी थी। नंदा राजात यात्रा में बात करें साथियों, इसकी जो कुल कितनी पद यात्रा, पूरी पद यात्रा होती है, ध्यान रखना आपको, पूरी पैरों से पूरी जो होती, कोई गाड़ी का यूज नहीं, पूरे उस नहीं, 280 किलोमीटर की पद यात्रा है जो लगभग 19 से 20 दिन चलती है। नंदा राजात यात्रा में बात करें साथियों, चमोली से कांसवा के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक की यह दूरी होती है। लगभग 280 किलोमीटर की पद यात्रा है जो 19 से 20 दिन तक यह चलती है। नंदा राजात यात्रा जो है चांदपुर गढ़ के जो राजकुंवर थे उनके द्वारा संपन्न की जाती है। उत्तराखंड के लोग नंदा देवी नंदा देवी जो है हमारी पार्वती माता ही है। उत्तराखंड के लोग नंदा देवी या पार्वती माता को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, तो मायका बताया जाता है। नंदा देवी को हम अपना बेटी तरह मानते हैं, तो मायका हुआ हमारी पार्वती माता का उत्तराखंड में। और कैलाश जब जाते हैं तो कैलाश उनका, वहाँ पे शिव भगवान का वास होता है, तो कैलाश हुआ उनका ससुराल। जब यहाँ से हमारी नंदा देवी माँ विदा होती हैं तो नम आंखों से उनको विदाई दी जाती है। तो यह यात्रा पार्वती की विदाई के रूप में बताए जाते हैं। तब वहाँ छोड़ नहीं जाते हैं जो वहीं तक। नंदा देवी राजात यात्रा में सबसे आगे कौन होता है? तो नंदा देवी राजात यात्रा में सबसे आगे 4 सींगों वाला मेढ़ा भी होता है साथियों। उसके पीछे रिंगाल के निर्मित जो छतौले होते हैं उसको ले जाकर लोग चलते हैं। जब नंदा राजात यात्रा प्रारंभ होती है ना मित्रों, तो सबसे आगे होता है 4 सींगों वाला मेढ़ा। उस वर्ष नंदा देवी की कृपा से साथियों, पार्वती माता की कृपा से 4 सींगों वाला मेढ़ा हमें कहीं ना कहीं से मिल जाता है और उसको सबसे आगे लगाकर पीछे से रिंगाल से निर्मित सुंदर छतौली लेकर लोग हमारे उत्तराखंड के जाते हैं और हमारी नंदा माता को विदा कराते हैं। नंदा देवी राजात यात्रा का दूसरा पड़ाव कहाँ पर है? तो तोप जगह ऐसी जगह है साथियों जहाँ पर नंदा देवी राजा यात्रा का विश्राम होता है, दूसरा पड़ाव हम कहते हैं। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कहाँ पे होता है? तो नंदा देवी ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव होता है कुलसारी में। तो कहाँ से साथियों ससुराल क्षेत्र लग जाता है नंदा देवी का? कुलसारी से, जो कि 9वां पड़ाव है। नंदा देवी राजात यात्रा का 10वां पड़ाव कहाँ पे है? तो नंदा देवी राजात का 10वां पड़ाव है साथियों नंद केसरी, जहाँ पर कुमाऊं के लोग अपने कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये गढ़वाल से यात्रा चलती है साथियों। तो गढ़वाल से यात्रा चली तो कुमाऊं के लोग हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट किस जगह पे करते हैं? नंद केसरी जगह पे। और नंद केसरी जगह में हमारे कुमाऊं के लोग भी आगे जाकर नंदा देवी माँ को विदा कराते हैं। नंदा देवी राजात यात्रा का 11वां पड़ाव का नाम बताइए। तो नंदा देवी राजात यात्रा का 11वां पड़ाव है देवाल जगह पे। नंदा देवी राजात यात्रा का 13वां पड़ाव कौन है? तो नंदा देवी राजात का 13वां पड़ाव है बाण, जिसके बाद कोई भी बस्ती नहीं है साथियों। इसके बाद कोई बस्ती मानवों की नहीं है। बाढ़ गांव में नंदा देवी का भारवाहक देवता लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है। तो बाढ़ गांव में नंदा देवी का भारवाहक देवता जो है लाटू, वो यात्रा में शामिल होता है। अगला है साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है यार। नंदा देवी राजात यात्रा जब वेदनी कुंड में पहुंचती है तो वहां मंदिर में ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है। तो नंदा राजात यात्रा में ब्रह्म कमल से पूजा कहाँ पर होती है? तो नंदा देवी राजा यात्रा में वेदनी कुंड में जब पहुँचती है हमारी माई, तो वहाँ मंदिर में ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है। नंदा देवी राजा यात्रा का अंतिम पड़ाव कहाँ पे है? तो अंतिम पड़ाव है होमकुंड, जो त्रिशूल पर्वत की तिलहटी पर है साथियों। और नंदा देवी याजात गए लोग दूसरे रास्ते से होकर फिर नौटी आ जाते हैं। तो यहाँ से होमकुंड से हमारी नंदा माता विदा हो जाती है। बात करें 12 वर्षों के अंतराल के बाद यह लगता है, तो नंदा देवी राजात यात्रा हाल ही में कब लगी थी? तो 2004 में
यह यात्रा लगी थी 18 जुलाई से 6 अगस्त के बीच यह संपन्न हुई। इससे पहले यह यात्रा 2000 में लगी थी साथियों। अब बात करें, इसमें एक प्रश्न यह भी बन जा सकता है, नंदा देवी राजराज यात्रा को किस नाम से भी हम जानते हैं? तो नंदा देवी राजराज यात्रा को हम हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं। तो डाक टिकट भारत सरकार ने नंदा देवी पर कब जारी किया? सन 2014 में। तो आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन साथियों मिल गई उत्तराखंड की इस सीरीज की। आपको पूरी जानकारी देने में एक बार फिर से आऊँगा अपने दूसरे सीरीज में, तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। यदि आपको पिछले पार्ट हमारे देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जरूर विजिट करें हमारे चैनल को, नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।